राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 11, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। ठीक है, जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है उसके मैनेजमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। क्रिटिकल केयर यूनिट को ही अपन क्या बोलते हैं, सीसीयू बोलते हैं, या इसी हम बोलते हैं आईसीयू। ठीक है, अब ये हम वन शॉट में होगी पूरी क्लासेस, पूरी मतलब ये क्लास आज की वन शॉट में होगी। यूनिट नंबर 11 एमएसएन सेकेंड बेस नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की यूनिट। सबसे पहले आपके, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे आईसीयू, थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके फिजिकल सेटअप के बारे में। ठीक है, फिर उसके स्टाफिंग पैटर्न, प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीयू, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिशनल केयर के बारे में बात करेंगे, सीपीआर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंट्रो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कि इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू, एन इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे आईसीयू बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव थेरेपी, ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव थेरेपी यूनिट और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट, ये सभी आईसीयू के नाम हो गए। इज ए स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन। ठीक, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का जो कि इंटेंसिव मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करता है या इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल केयर रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। अब क्रिटिकल केयर क्या होती है? तो क्रिटिकल केयर इज ए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट। एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जो कि पेशेंट को दी जाती है हु आर एक्चुअली अनवेल, जो कि एक्चुअली क्या हो, एक्चुअली इल हो या एक्चुअली अनवेल हो, एंड रिक्वायर टू क्रिटिकल मेडिकल केयर, जिसे क्रिटिकल मेडिकल केयर की जरूरत हो उसे अपन क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। और वो कहाँ पे देते हैं? क्रिटिकल केयर यूनिट में देते हैं, सीसीयू में, आईसीयू में देते हैं। एंड क्रिटिकल केयर यूनिट या CCU provide the critical care and life support for actually ill and injured patient. Okay, you are an emergency admission, you will need a referral from your doctor or specialist to be admitted to the CCU. ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अपन फिजिकल सेटअप के बारे में। फिजिकल सेटअप ऑफ सीसीयू, जैसे अपन ने थर्ड सेमेस्टर में हमने वो पढ़ा था फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी, वैसे ही हम बात करेंगे फिजिकल सेटअप ऑफ सीसीयू के बारे में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई ओटी कहाँ पे होती है, लोकेशन कहाँ पे होता है ओटी का, तो वैसे सीसीयू का या आईसीयू का सेटअप कहाँ पे होने चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। तो सीसीयू शुड बी जियोग्राफिकल डिस्टिंक्ट एरिया इन द हॉस्पिटल। सीसीयू है वो जियोग्राफिकल एरिया के एक विशेष एरिया में होनी चाहिए हॉस्पिटल के। इट शुड बी इनक्लोज अप्रोक्सीमेट टू ऑपरेटिंग रूम। देखो, एक तो ओटी के पास होनी चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन मतलब सीसीयू के पास क्या क्या होने चाहिए, ऑपरेटिंग रूम होना चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्यों? ताकि मिनिमल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट, ताकि अगर कोई क्रिटिकल इल पेशेंट है इसको हम पहुंचाना मतलब ट्रांसफ़र करना चाहे, जैसे ऑपरेटिंग रूम में अगर हमें इसका ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो हमें क्या हो, मिनिमल ट्रांसपोर्ट मतलब एक तरीके से आसानी हो। ठीक है, जो भी क्रिटिकल इल पेशेंट है उसको अगर यहाँ पर हमें पहुँचाना हो, ट्रांसफ़र करना हो तो हमें आसानी हो। ठीक है, क्रिटिकल इल पेशेंट को। साइज़ की बात करते हैं हम सीसीयू के साइज़ के बारे में, तो नंबर ऑफ सीसीयू बेड यूजुअली 1 to 4 पर 100 हॉस्पिटल बेड्स, मतलब कि पूरे हॉस्पिटल में अगर 100 बेड है, ठीक है, तो सीसीयू में 1 से लेकर 4 बेड होने चाहिए। ओके, 200 है तो 2 से लेकर 8 तक बेड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा एक क्राइटेरिया है डिपेंडिंग अपॉन टाइप एंड रोल ऑफ सीसीयू। और जो ये इसका बेड है ये किस पर, उसके सीसीयू के रोल और टाइप पर डिपेंड करता है। इट शुड नॉट हैव लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन 20 बेड्स। ठीक है, जो आईसीयू है या सीसीयू है उसके कम से कम उसमें 4 बेड तो होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बेड होने चाहिए। 4 से 20 बेड के बीच में उसका साइज होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो फिर दो आईसीयू बना दो, 2 सीसीयू बना दो। ठीक है, आगे है मेडिकेशन एरिया। मेडिकेशन एरिया एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। मेडिकेशन एरिया मतलब कि वहाँ पे सीसीयू के अंदर जो अपन दवाई या ड्रग्स वगैरह रखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड डोजिंग ऑफ यूनिट प्रिपेयर्ड मेडिकेशंस, टेम्परेचर कंट्रोल्ड फ्रिज, असेस टू ड्रग मोनोग्राफ्स, डोजिंग चार्ट्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी मेडिकेशंस एरिया है
वो एक तरीके से अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस हो, उसमें क्या हो, प्रॉपर स्टोरेज हो मेडिकेशंस के लिए, ठीक है, डोज वगैरह प्रिपेयर करने के लिए हो, स्टोरेज वगैरह हो, ठीक है, जो भी मेडिसिन है, जो भी टेम्परेचर पे, जिस भी टेम्परेचर पर वो कंट्रोल रहे, उसके लिए उसमें फ्रिज वगैरह हो, ठीक है, ये सब उसमें होने चाहिए फैसिलिटीज़। एरिया टू प्रिपेयर नेसेसरी मेडिकेशंस दैट हैज़ एडुकेट लाइटिंग लिमिटेड डिस्ट्रक्शन पॉइंट, ठीक है, मतलब कि क्या हो, एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर अपन मेडिकेशन से वो प्रिपेयर कर सके, उसके लिए पर्याप्त उसमें लाइटिंग हो, लिमिटेड डिस्ट्रक्शन हो, मतलब कि एक तरीके से क्वाइट हो, शांति हो, ठीक है, ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो, डिस्टर्ब ना हो। स्टाफ एरिया की बात करें तो equipment to facilitate the preservation of the health and safety of staff providing care, including but not limited personal protective equipment, okay, lifting device and work surface at appropriate height, ठीक है सर, appropriate height पर होने चाहिए वो। staff lounge to allow privacy and to assist the physical and mental restoration of the healthcare staff, an area with some degree of privacy that allow staff to consult with each other or with patient families regarding patient issues, plan of care and education, ठीक है, मतलब कि जो स्टाफ के लिए जो भी एरिया अपन फिक्स करें, उसमें क्या होना चाहिए, एक तरीके से प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी हो, ठीक है, जिसमें हम क्या है कि कंसल्ट कर सके स्टाफ के साथ मिलकर पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स है उनके बारे में हम सब कुछ कंसल्ट कर सके, उनके साथ कंसल्ट कर सके, नर्सिंग प्लान वगैरह बना सके, भाई क्या अपन प्लानिंग कर सके ट्रीटमेंट के बारे में, एजुकेशन वगैरह, तो वो सभी उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ आईसीयू या सीसीयू, प्रिंसिपल ऑफ सीसीयू। तो सीसीयू के क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए वो भी देख लेते हैं अपन, सिलेबस में है आपके इसलिए पढ़ रहे हैं। सीसीयू इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली फंक्शनिंग ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल इन द हॉस्पिटल, लाइन का मतलब समझ में आ गया। तो सीसीयू क्या है, एक मोस्ट क्रिटिकल फंक्शनिंग ऑपरेशनल इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। एवरी सीसीयू इन द हॉस्पिटल हैज़ डिफरेंट इन्वायरमेंट, जो भी प्रत्येक सीसीयू है हॉस्पिटल के अंदर एक अलग ही वातावरण है वो होता है उसका, दैट विल रिफ्लेक्ट स्पेशलिटी मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर दे परफॉर्म, ताकि उसके अंदर जो भी अपन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस अपन परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसीजर, वो एक तरीके से क्या हो, स्पेशल हो, ठीक, स्पेशलिटी। मोस्ट सीसीयूज भाई होता क्या है कि हम जो भी काम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक क्या हो, जैसे अपन ने ओटी के बारे में पढ़ा था फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में कि ऑपरेशन थिएटर में हम जो काम करते हैं उसमें बिल्कुल इन्वायरमेंट क्या हो, क्वाइट हो, ठीक है, ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि वहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर हो, ताकि हमारा काम करने का मन लगा रहे, डिस्ट्रक्शन ना हो, भाई दूसरी जगह हमारा ध्यान ना जाए। तो वही बात है, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। मोस्ट सीसीयू आर फेयरली लार्ज स्टेराइल एरिया विद a high concentration of specialized technical and monitor equipment needed to care for critically patient। जो भी सीसीयू है या आईसीयू है वो एक लार्ज स्टेराइल एरिया होता है या होना चाहिए, जिसमें जो भी क्रिटिकल इल पेशेंट है उसके केयर के लिए सारे इक्विपमेंट वगैरह हो, टेक्निकल और मॉनिटरिंग करने के लिए सारे इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, वही वेंटिलेटर वगैरह होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर होने चाहिए, कभी भी उसकी नीड पड़ सकती है, इसलिए ईटी ट्यूब हो गया एटसेट्रा। द सीसीयू इन्वायरमेंट कैन बी comforting for some patient and visitor who may find the activity sound machine tubes, ओके। सीसीयू का इन्वायरमेंट है वो कुछ पेशेंट और विजिटर्स है जो भी वहाँ पे आते हैं, उनके जैसे वहाँ पे मशीन्स वगैरह होती है तो वो साउंड, उसकी आवाज़ भी आती है, ठीक है, आपने सुना हो तो। द रेशो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड बी 1:1 और 1:2, मतलब कि एक पेशेंट पर या तो एक नर्स होगी या एक पेशेंट पर या दो पेशेंट पर एक नर्स होगी, एक नर्स के लिए वहाँ पर एक पेशेंट या दो पेशेंट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सीसीयू शुड हैव स्पेशलाइज्ड स्टाफ होते हैं वहाँ पे, वेल ट्रेंड स्टाफ होते हैं वहाँ में। एंड सीसीयू शुड हैव एनेस्थेटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल ऑल टाइम। सीसीयू है वहाँ पर एनेस्थेटिस्ट,
फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन और जो रेडियोलॉजिस्ट है वो ऑल टाइम अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, कभी भी उसकी नीड पड़ सकती है। हमें आगे चलते पर आता है आपके पास टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन आईसीयू। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन आईसीयू या सीसीयू। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI आर कॉमन इन इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट एंड आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज मॉर्बिलिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI है वो आईसीयू में एक तरीके से कॉमन होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? जो कि हॉस्पिटल से फैले, हॉस्पिटल के थ्रू एक्वायर्ड हो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो या हॉस्पिटल एसोसिएटेड हो, नोजोकोमियल बोलते हैं इसे। द मेन रीजन बीइंग सीवियरिटी ऑफ इलनेस। इसका मेन रीजन क्या है? सीवियरिटी ऑफ इलनेस, इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे वहाँ पे क्या है कि कुछ इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जिससे भी HAI होने के चांसेस रहते हैं, जिसे अपन बोलते हैं डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हमने पढ़ा इन्फेक्शन कंट्रोल में लास्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सर वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, पढ़ा था नहीं, ये पढ़ा था। ठीक है, वो पढ़ा था CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये सभी क्या है? HAI है। मेन रीजन है सीवियरिटी ऑफ इलनेस। इसका मेन रीजन क्या है? वहाँ पे इलनेस की क्या हो, सीवियरिटी है, ज़्यादा इलनेस है, इंटरेक्शन ऑफ नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, इसके कारण भी मैकेनिकल वेंटिलेशन है, इसके कारण क्या होता है? VAP, माल न्यूट्रिशन हो गया, एंड इनएबिलिटी टू एम्बुलेट मेक इट मोर ससेप्टेड टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेन्स, MDRO। ठीक है, पढ़ रखा है आपने। आगे बात समझ में। आगे चलते अपन अब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे कि इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हैंड हाइजीन टेक्निक। अब हैंड हाइजीन टेक्निक है, उसमें आपको पता है कि एक तो कैसे अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं हैंड हाइजीन से। कोई भी काम हो, हमने पढ़ा था 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। कब कब हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए? बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो हैंड हाइजीन टेक्निक हो गया हमारे पास। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं PPE अवेलेबल होने चाहिए। मतलब जैसे मास्क हो गया, कोई भी काम करे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड तो मास्क पहने। ठीक है, मास्क हो गया हमारे पास, और ग्लव्स हो गया, गाउन हो गए, फेस शील्ड हो गई, ओके, एप्रोन वगैरह हो गया। तो ये सभी इसमें आता है, PPE में आता है। तो अगर हम इसको अडोप्ट करेंगे, ये हम इस काम में लेंगे तो इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम रहेंगे और डिजीज होने के चांसेस कम रहेंगे। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। कोई भी इक्विपमेंट वगैरह हो, स्टेलाइजेशन करे, सरफेस हो उसको स्टेलाइजेशन करे। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, एक कमरे में पेशेंट है, ठीक है, और वहाँ पर हम गए, ठीक है, तो उससे इन्फेक्शन हमारे अंदर फैलने के चांसेस रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में हमने क्या पढ़ा था? ब्लड के थ्रू हो सकता है, एक पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन वगैरह, ब्लड हो गया, फ्लूइड वगैरह हो गया, तो उन सभी से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए हम क्या करते हैं? क्या यूज लेते हैं? तो उसके लिए अपन लेते हैं मास्क। ठीक है, COPD वगैरह है वो सभी इसी से फैलती है। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अब इसी में क्या आता है? वही आपके कौन कौन से इन्फेक्शन हो गए? HAI कौन कौन सा हो गया? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ओके, VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो सभी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, इनसे हम प्रिवेंट हो, इनसे हमें बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए वो पता है आपको, पहले पढ़ चुके अपन। एंटीमाइक्रोबियल स्टेवर्डशिप ASP पढ़ा है हमने। अभी पुराने आपके जो पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे वही आपके आ रहे हैं। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल स्टेवर्डशिप इसमें क्या करता है कि रेजिस्टेंस कर लेते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंस कर लेते हैं कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स के लिए, जिससे अपन बोलते हैं MDRO, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। MDRO, MDRA, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, पढ़ा था ना ये MDRS। लिमिटेड विजिटर्स शुड बी अलाउड टू मिनिमाइज रिस्क इन्फेक्शन। हाँ, एक क्या है कि ICU में आपने देखा होगा कि ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ठीक है, विजिट करने के लिए, यानी कि जो अटेंडर वगैरह होते हैं उनके पेशेंट के साथ वाले
उनको ज़्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक सोर्सेज होते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड करने के, इन्फेक्शन फैलाने के, वो भी एक सोर्स होते हैं। तो लिमिटेड विजिटर्स शुड बी अलाउड, कम से कम अलाउ करो कोई भी पेशेंट के साथ जो भी मिलने वाला है उनको, ठीक है। अब आती है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू, ठीक है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोकॉल पढ़ा था, नर्सिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? द नर्स इज द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। नर्स क्या है? हेल्थ केयर टीम का मेंबर होती है। हु लीड्स द रेस्ट ऑफ टीम इन प्रैक्टिसिंग प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये क्या करती है? इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है, ठीक है। जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह है उनको यूज लेकर ये इन्फेक्शन को पेशेंट को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, ठीक है। कैसे करती है? द प्रैक्टिस एंड प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन। क्या क्या हो सकता है इसमें स्ट्रेटजी? तो एक तो हमारे पास हो सकती है हैंड हाइजीन, अभी पढ़ा। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो हो गया। एक यहाँ पे BMW भी अपन लिख सकते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट यूज ऑफ असेप्टिक टेक्निक, कोई भी प्रोसीजर वगैरह हो उसको असेप्टिक टेक्निक यूज़ करके हमें फुलफिल करना चाहिए, कंप्लीट डन करना चाहिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट प्रैक्टिसेस, जो भी इक्विपमेंट वगैरह हो डिसइंफेक्शन करो, क्लीनिंग करो। यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का काम में लो, ठीक है। नाम सुना सुना लग रहा है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का। पेशेंट असेसमेंट एंड एडिशनल प्रिकॉशंस। यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस काम में लेना चाहिए। सेफ्टी डिवाइस रिमूवल, सेफ्टी डिवाइस आपके वही आ गया, ठीक है, BMW आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिससे अपन सेफ्टी कर सकते हैं, वो सभी सेफ्टी डिवाइस में आते हैं। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी इन्वेसिव डिवाइस। हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके? अननेसेसरी डिवाइस। यहाँ पे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा था NSI में, नेडलिस्टिक इंजरी में पढ़ा था यही वाला पॉइंट कि अगर हम RBS कर रहे हैं, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है या एक लेंसेट नाम का आपने सुना होगा, लेंसेट होता है उसका। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उससे हम काम में लेंगे, ना कि निडल से, ठीक है। क्यों निडल से क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि निडल से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने उसको प्रिक किया, निडल को पेशेंट के प्रिक किया और वही मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती से मिस्टेक से हमारे प्रिक हो गई, तो NSI होने के चांसेस है। तो रिमूवल अननेसेसरी इन्वेसिव मेथड, ठीक है। यूज ऑफ बंडल स्ट्रेटजी फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बंडल अप्रोच सुना होगा आपने, है ना, उसका हमें काम में लेना चाहिए। ये सारे पढ़ रखे हैं आपने। अब बात करते हैं अपन इक्विपमेंट के बारे में। किसके बारे में? कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है आपके पास मैकेनिकल वेंटिलेशन, नाम सुन रखा है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो होता क्या है ये? MV, मल्टीविटामिन नहीं, मैकेनिकल वेंटिलेशन इज द यूज ऑफ ए मशीन। ये एक ऐसी मशीन होती है, परफॉर्म सम और ऑल ऑफ द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के जो भी काम है वो सभी ये कर सकती है, ठीक है। द प्रिंसिपल इंडिकेशन फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन इंक्लूड हाइपोक्सेमिया। भाई मेन काम क्या होता है इसका? हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया क्या होता है? अब एक तो होता है सर हाइपोक्सेमिया, एक होता है हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सेमिया क्या होता है? जब ऑक्सीजन लेवल क्या हो, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो, ठीक है। ये तो हो गया हाइपोक्सेमिया। और हाइपोक्सिया क्या होता है? जब ब्लड की लेवल टिश्यू के अंदर कम हो, ठीक है। पहले बताया, यहाँ पे ईमिया आ गया, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड बात हो रही है, ओके। ये होता है हमारे पास वेंटिलेशन। ये क्या है? मैकेनिकल वेंटिलेशन है। ऐसा होता है वेंटिलेशन। अगर नहीं देखा हो आपने, ICU में नहीं गए हो, तो ऐसा होता है। टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। कौन कौन से हो गए देखेंगे भी। तो द मैकेनिकल वेंटिलेशन टिपिकली रिक्वायर पावर बाय बैटरी और a wall outlet DC or AC. Through the some ventilation work on pneumatic system not requiring power, ठीक है। भाई जो वेंटिलेटर होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर, उसको एक रिक्वायर होती है पावर बाय अ बैटरी या AC/DC। नाम सुना है AC/DC, फिजिक्स में पढ़ा था हमने AC/DC के बारे में। तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ कुछ वेंटिलेटर ऐसे होते हैं जिसको न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा हम काम कर सकते हैं, वो ना कि उसको कोई पावर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, दीज वेंटिलेटर आर स्मॉल। अब नाम से पता है ट्रांसपोर्ट मतलब कि अपन एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दीज वेंटिलेटर आर स्मॉल एंड क्लीन एंड कैन बी पावर्ड बाय न्यूमेटिकली और वाया AC/DC पावर सोर्स, ठीक है। AC/DC पावर सोर्स के थ्रू चल सकता है और न्यूमेटिकली भी यूज ले सकते हैं, ओके। मतलब दोनों की तरह, दोनों से अपन इसको काम में ले सकते हैं,
और छोटा होता है, इससे अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर होता है इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर, ये मेनली आईसीयू में होता है। These ventilators are larger and usually run on AC पावर, ठीक है। न्यूमेटिक से नहीं चल रहा है, ये केवल AC पावर से चल रहा है। जबकि जो ट्रांसपोर्ट है वो AC पावर से भी चल सकता है और न्यूमेटिक से भी चल सकता है और स्मॉल होता है। जबकि ये कौन सा होता है, लार्जर होता है। These this style of ventilator often provide greater control of wide variety of ventilation parameters, ठीक है। ग्रेटर कंट्रोल होता है इससे। Many ICU ventilators also incorporate graphics to provide visual feedback to each breath, ठीक है। प्रत्येक ब्रीथ है, each breath के लिए फीडबैक दे सकते हैं अपन इससे, मतलब एक तरीके से ये अच्छा होता है। ग्रेटर नियोनेटल वेंटिलेटर क्या है, डिजाइन विद प्री टर्म नियोनेट इन माइंड, ठीक है। नियोनेट अपन रखे तो these are specialized subset of ICU ventilator that are designed to deliver a smaller, more precise volume and pressure required to ventilate these patients, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर वगैरह इसमें नहीं होता। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर जिसे अपन बोलते हैं पेप, ठीक है। PAP पेप। अब आपने देखा होगा पेप भी क्या है, दो टाइप का होता है, बाई पेप और सी पेप, ठीक है। सुना हो आपने, अगर नहीं सुना होगा लेकिन अब सुन लीजिए। बाईपेप और सीपेप पहले देख लेते हैं अपन क्या है। दिस वेंटिलेटर आर स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशन सच एज स्लीप एपनिया और सीओपीडी। ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम काम में लेते हैं। अब देखो मैं बता रहा था आपको सीपेप और बाईपेप के बारे में। सीपेप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है सीपेप की और बाईपेप की। सी यानी कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और बाई का मतलब बाई है दो, मतलब पेप का मतलब आपको पता ही है। तो सी पेप में क्या होता है, कंटिन्यूसली O2 को अपन इंटेक कराते हैं पेशेंट में, किसमें, सी पेप में कंटिन्यूसली। जबकि बाई पेप में क्या होता है, बाई पेप क्या करता है, बाई पेप O2 को अंदर करता है और CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है, दोनों काम होते हैं उसके। जबकि सी पेप में वो कंटिन्यूसली O2 को अपन इन कराते हैं, एंटर कराते हैं। इंडिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, क्या क्या इंडिकेशन होता है, कब यूज लेते हैं अपन इसको, तो ब्रेड एपनिया हो गया, एपनिया हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, एक्यूट लंग इंजरी, ठीक है, ट्रैकिपनिया हो गया, आर्टियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद द सप्लीमेंटल फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन लेस देन 55 mg ऑफ Hg, 55 mm Hg, मतलब कि जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 उससे कम हो, रेस्पिरेटरी मसल फैटिक हो, और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कोमा में हो पेशेंट कोमा में हो, हाइपोटेंशन हो पेशेंट को, एक्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन 50 mm ऑफ Hg, CO2 कितनी हो, इससे ज़्यादा हो, और pH कितना हो, इससे लेस देन हो, मतलब 7.25 से कम हो, और पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो। इन कंडीशन में हम वेंटिलेटर का काम में लेते हैं, इंडिकेशन है ये, इसका यूज़ लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो जब अपन ये काम में ले रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड इंडिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। जो भी इंडिकेशन से भाई इसको हो क्या रहा है, हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन काम में क्यों लिया है, उसका हमें पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई करो उसको, लिस्ट द स्टेप इन प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर इंट्यूबेशन, ठीक है। डिटरमाइन द टाइटल वॉल्यूम रेट एंड मोड ऑफ वेंटिलेशन ऑन गिवन है वेंटिलेटर। जब भी हम वेंटिलेटर उसको दे रहे हैं तो उसकी वेंटिलेटर की रेट हमें पता होनी चाहिए, कितनी रेट को अपन दे रहे हैं, मोड ऑफ वेंटिलेशन क्या है उसका, ठीक है, क्यों दे रहे हैं, वॉल्यूम क्या है, रेट कितनी होनी चाहिए, कितनी रेट पर अपन उसको सेट करें। डिस्क्राइब द वेरियस मोड ऑफ वेंटिलेशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस, ठीक है। हम दे रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है, सभी हमें पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द एटलीस्ट 2 कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद पेशेंट रेस्पॉन्स टू मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। कम से कम 2 कॉम्प्लिकेशंस तो डिस्क्राइब करो पेशेंट को, मतलब कि एक तरीके से बता सकते हैं कि ये भाई मैकेनिकल वेंटिलेशन है। उसको प्रोसीजर्स भी तो समझाना है कि पेशेंट को बताना है भाई तुम्हारे मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा रहे हैं अपन, इससे कम से कम 2 आप कॉम्प्लिकेशन बता सकते हो। जैसे कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसके बारे में बता सकते हो, जैसे कि भाई मैकेनिकल वेंटिलेशन है तो तेरे VAP होने के चांसेस हैं, ठीक है, एक तो इसके 2 कॉम्प्लिकेशन हमें आपको बताने कम से कम, और उसके सिम्टम्स के बारे में बताने, जैसे कफ वगैरह हो गया। कंप्लीट द केयर ऑफ वेंटिलेटेड पेशेंट चेकलिस्ट, पूरी केयर प्रोवाइड करनी है। डिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेजर एम्ड एट प्रिवेंटेड सेलेक्टेड अदर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। ET ट्यूब लगाते हैं, देखा होगा आपने, शॉर्ट्स में देखा होगा, ऐसा नहीं देखा हो तो
और नहीं देखा तो देख लेना सोर्स में। ईटी ट्यूब कैसे लगाते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या इंक्यूबेशन या ट्यूब, वो लगाते हैं। उस के थ्रू भी अपन क्या लगाते हैं, वेंटिलेटर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आता है अपने पास सेकेंड वीपी संट। क्या होता है, वीपी संट। वीपी संट फिर पढ़ेंगे सीपीआर और फिर ट्रांजिशनल केयर और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। वीपी संट वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट। होता क्या है ये, वीपी संट इज अ मेडिकल डिवाइस, एक मेडिकल डिवाइस होता है दैट रिलीव प्रेशर ऑन द ब्रेन कॉज्ड बाय फ्लूइड एक्यूमुलेशन। जब क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, फ्लूइड भर जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, तो ये ब्रेन से क्या करता है, प्रेशर को कम करता है, रिलीव करता है। ठीक है, वीपी संट क्या करता है, वीपी संट ब्रेन से प्रेशर को रिलीव करता है, कम करता है। ठीक है, अब फ्लूइड कौन सा है, तो फ्लूइड तो सीधी सी बात है, ब्लड की बात, इसके ब्रेन की बात चल रही है, तो फ्लूइड कौन सा होगा, सीएसएफ। वीपी संटिंग is a surgical procedure that treats a condition called hydrocephalus। वीपी संट क्या करता है, वीपी संट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि हाइड्रोसिफेलस नाम का एक कंडीशन होती है, हाइड्रोसिफेलस नाम की कंडीशन होती है जिसको ट्रीट करता है। ठीक है, दिस कंडीशन अकर, ये कंडीशन कब होती है, जब एक्सेस सीएसएफ कलेक्ट इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, एनाटॉमी पढ़ा है हमने। ब्रेन में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो, फ्लूइड भर जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो जाए। अब कौन सा फ्लूइड, सीएसएफ। एक्सेस अमाउंट में सीएसएफ कलेक्ट हो जाए ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, तो उसको ये कम करने का काम करता है और ब्रेन से प्रेशर को कम करता है। ठीक है, आगे समझ में। सीएसएफ और सीएसएफ क्या काम करता है सर, लग गया ये भी बता दो। तो सीएसएफ एक क्वेश्चन का काम करता है, योर ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी एंड साइड ऑफ स्केल। स्केल के अंदर आपके ब्रेन होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सीएसएफ करता है। The fluid act as a delivery system for nutrients that your brain needs and it also take away waste products। ठीक है, CSF है, CSF और क्या काम करता है, तो CSF हमारे ब्रेन को जो भी चाहिए, हमारे ब्रेन को जो भी खाने पीने का सामान चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको लेके आता है ब्रेन के पास, और जो भी ब्रेन निकालता है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी बाहर निकालता है, रिमूव करता है CSF। नॉर्मली CSF फ्लो थ्रू दीज वेंट्रिकल्स टू द बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, नॉर्मली तो इसके अंदर फ्लो करता रहता है सीएसएफ वेंट्रिकल्स में। द फ्लूइड देन पास द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिफोर इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ओके, प्रोसीजर देख लेते हैं अपन इसकी। वीपी संट को अपन कैसे काम में लेते हैं, कैसे लगाते हैं इसको। टाइनी इंसिजन्स बिहाइंड द ईयर के बिहाइंड, कान के बिहाइंड में अपन एक छोटा सा इंसिजन करते हैं, मतलब एक तरीके से कट लगा देते हैं। एंड विल ऑल्सो ड्रिल ए स्मॉल होल इन द स्कल। ठीक है, एक छोटा सा होल बनाते हैं स्कल में, ड्रिल करते हैं। कैसा, देखो ये हो गया यहाँ पे, ये कान के बिहाइंड यहाँ पर। ठीक है, दे विल देन थ्रेड वन कैथेटर इनटू द ब्रेन थ्रू दिस ओपनिंग। जो भी हमने यहाँ पे भी क्या किया था, छेद किया था, होल किया था, इसके थ्रू हमें कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो भी ओपनिंग करी थी हमने, उसके थ्रू हमने कैथेटर को अंदर इंसर्ट कर दिया, थ्रेड कर दिया। द अदर कैथेटर गोज बिहाइंड योर ईयर एंड इज सबक्यूटेनियस, मीनिंग द इनसाइड अंडर द स्किन। ठीक है, दूसरा कैथेटर अपन कैसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं स्किन के अंदर सबक्यूटेनियसली। दिस ट्यूब ट्रेवल्स डाउन टू योर चेस्ट एंड एब्डोमेन अलाउिंग एक्सेस फ्लूइड CSF टू ड्रेन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी वेयर योर बॉडी एब्जॉर्ब इट। ठीक है, एक कैथेटर हमने यहाँ लगा दिया, एक तो ऊपर का इसके है ना, और जो दूसरा है वो अपन ने क्या कर दिया, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कर दिया। अब जो एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सेस CSF है, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर CSF फ्लो कर जाता है। जब CSF पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएगा तो जो भी इसके अंदर है, पेरिटोनियल कैविटी है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी। योर सर्जन में अटैच ए टाइनी पंप टू बोथ कैथेटर्स, प्लेस इट अंडर द स्किन बिहाइंड योर ईयर। ठीक है, एक पंप लगा देता है सर्जन। द पंप विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट टू रिमूव फ्लूइड व्हेन द प्रेशर इन द स्कल इज इंक्रीज। ठीक है, ये क्या करेगा, जो यहाँ पे पंप लगाएगा, देखो एक मिनट, कान के यहाँ पे क्या पंप का काम कर देता है, पंप लगा देता है। तो ये पंप क्या काम करता है, सर्जन लगाता है पंप। तो सर्जन के द्वारा जो पंप लगाया जाता है वो क्या काम करता है, जब भी CSF इंक्रीज होगा, जब भी ब्रेन में CSF क्या होगा, इंक्रीज होगा,
तो जो कैथेटर है उसको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ले जाएगा और वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। इट में इवन बी पॉसिबल प्रोग्राम द पंप ऑल्सो कॉल्ड वाल्व टू एक्टिवेट व्हेन द फ्लूइड इंक्रीज द सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, एक फिक्स वॉल्यूम के बाद में जो भी इंक्रीज होता है सीएसएफ, उसके बाद में वो पंप एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद में सीएसएफ को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, भेज दिया जाएगा तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। आगे बात समझ में, ये होता है वीपी सेंटर का काम। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन इन द संट और ब्रेन, ब्रेन के अंदर और संट के अंदर क्या हो सकता है, ब्रेन या संट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है एक तरीके से, डैमेज टू ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको काम क्या करता है। हमने यहाँ पे एक ओपनिंग बनाई, एक कैथेटर को ऊपर कर दिया, ठीक है, पंप लगा दिया और एक कैथेटर हमने सबक्यूटेनियसली स्किन के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में डाल दिया। यहाँ पर हमने पंप लगा दिया, ये पंप लगा दिया। अब जैसे ही ब्रेन के अंदर सीएसएफ की अमाउंट ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगा, तो ये पंप क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये पंप एक्टिवेट होगा, ठीक है, जैसे ये पंप एक्टिवेट होगा, सीएसएफ इंक्रीज था वो कहाँ चला जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा और वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। खत्म, इतनी सी कहानी है। अब बात करते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर क्या होता है, तो सीपीआर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ब्रेन, हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव्स। ठीक है, सीपीआर क्या काम करता है, सीपीआर ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर और अदर जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी वगैरह वाइटल ऑर्गन होते हैं, उसके अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, सीपीआर को अपन एक और नाम देते हैं बीएलएस। बीएलएस क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बीएलएस। अब जो सीपीआर है, क्या है, सीपीआर एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है CAB। क्या है फॉर्मूला, CAB। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है, चेस्ट को कंप्रेस करना। ए का मतलब होता है एयरवे को अपन ओपनिंग करना, एयरवे ओपनिंग। और बी का मतलब होता है ब्रीथ करना। ठीक, तो रेस्क्यूअर्स शुड फॉलो CAB फॉर्मूला। जो भी रेस्क्यूअर होता है, जो भी CPR परफॉर्म करता है, वो CAB फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करता है। सी का मतलब कंप्रेशन, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग। ठीक है, CPR कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन टू मेंटेन सर्कुलेटरी फ्लो एंड ऑक्सीजनेटेड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट अपन बता सकते हैं कि ब्रीथिंग वगैरह ना ले पाए, जब पेशेंट ब्रीथिंग वगैरह ना ले पाए तब अपन CPR यूज लेते हैं। ठीक है, इसमें चेस्ट को कंप्रेस करा जाता है, CPR यूज़ करके चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जाता है। वेंटिलेशन हमको पता है वेंटिलेटर क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर हमने देख लिया। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियली इसको प्रोवाइड किया जाता है और सर्कुलेटरी है, सर्कुलेशन इसका मेंटेन किया जाता है। अब देखो प्रोसीजर देख लेते हैं अपन पूरी इसकी। CAB, compressions, airway, breathing to help people remember the order to perform the C step of CPR। सबसे पहले जो भी इसको परफॉर्म कर रहा है CPR को, उसको इसकी पूरी स्टेप के बारे में पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है, ये रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। कंप्रेशंस से होता क्या है, रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन। कंप्रेशंस करने से जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले कोई पेशेंट है, उसको क्या करना है, पुट द पर्सन ऑन हिज या हर बैक ऑन फर्म सरफेस। सबसे पहले जो सरफेस है उस पर उसको लेटा देना है एक तरीके से, उसके बैक के अनुसार, मतलब उसकी बैक को क्या है, नीचे रखना है। ठीक है, लेटा दिया। नील नेक्स्ट टू पर्सनस नेक एंड शोल्डर, घुटनों के बल बैठ जाना है हमें। ठीक है, और उसकी गर्दन और शोल्डर है उसको प्लेस द हील ऑफ वन हैंड। हमारा जो एक हाथ है उसकी हील, एक हाथ की हील को उसके चेस्ट के सेंटर में रखना है। ये देखो, हमारा एक हाथ है, उसकी हील को, मतलब कि हील को ये जैसे है, तो ये हील हो गई, इसको हमने चेस्ट पे रखना है, सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, पिक योर अदर हैंड टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड। जो हमने फर्स्ट हैंड रखा था उसके टॉप पर हमें दूसरा हाथ रखना है। ठीक है, कीप योर एल्बो स्ट्रेट,
जो हमारी कोहनी है उसको स्ट्रेट रखना है। पोजिशन योर शोल्डर डायरेक्टली अबव योर हैंड्स, ठीक है। फिर क्या करना है, यूज योर अपर बॉडी वेट। जब अपन उसको कंप्रेस कर रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा अपर बॉडी वेट यूज लेना है, ना कि केवल आर्म। हमारी आर्म को यूज नहीं लेना है, हमें पूरा अपर बॉडी का जो भी वेट है उसको अपने काम में लेना है। और कुछ इस तरह से हमें उसको पुश करना है, स्ट्रेट डाउन इस तरीके से पुश करना है कि जो उसको चेस्ट है, उसकी जो चेस्ट है वो 2 इंच तक, एटलीस्ट 2 इंच तक अंदर चली जाए, बट नॉट ग्रेटर 2.4 इंच, लेकिन 2.4 इंच से ज़्यादा वो अंदर नहीं जानी चाहिए। मतलब कि 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर तक उसकी चेस्ट पुश होनी चाहिए, ठीक है। पुश हार्ड एट द रेट ऑफ, हमें इतनी जल्दी जल्दी उसको कंप्रेशन करना है कि 1 मिनट में 100 से 120 बार हो जाए, इतनी हमें हार्ड रेट से उसको कंप्रेस करना है, पुश करना है। इफ़ यू हैव नॉट बीन ट्रेंड, अगर आप सीपीआर देने में ट्रेंड नहीं हो, ठीक है, तो कंटिन्यूसली चेस्ट कंप्रेशन, तो आप केवल चेस्ट कंप्रेस करते रहो। अगर आपको आगे की प्रोसीजर पता नहीं है तो आप केवल चेस्ट को कंप्रेस करते रहो, जो भी अपन काम कर रहे हैं वो कंप्रेशन करते रहो। कब तक करते रहो, अनटिल देयर आर साइन ऑफ मूवमेंट, जब तक कि या तो कोई दूसरा आ नहीं जाता, या तो कोई दूसरा मेडिकल पर्सनल टेक ओवर नहीं कर ले, ठीक है। जब तक कि दूसरा कोई हमारा साथी या जो भी सीपीआर देने में अच्छा हो, या फिर जो मेडिकल सर्विस हो, मेडिकल स्टाफ हो, वो नहीं आ जाता, जब तक आपको वो करना है। या फिर जब तक कि कोई साइन नहीं दिख रहा, साइंस ऑफ मूवमेंट, मतलब कि उसका चेस्ट अप डाउन नहीं हो रहा, तब तक आप उसको सीपीआर के लिए चेस्ट कंप्रेस करते रहो। और अगर आपको आता है, अगर यू हैव बीन ट्रेन, इफ़ यू हैव बीन ट्रेन सीपीआर गो, तो आप सीपीआर देते रहो। गो ऑन टू ओपनिंग द एयरवे रेस्पिरेट ब्रीथिंग, तो आप दूसरी स्टेप पर पहुंच जाओ। दूसरी स्टेप क्या होती है, एयरवे, ओपन द एयरवे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने देख ली, कंप्रेस करना है। कितना कंप्रेस करना है, इफ़ यू आर ट्रेंड, अगर तुम ट्रेंड हो तो आप सीपीआर की दूसरी स्टेप पर आ चुके हो। आपने क्या किया अभी तक, 30 चेस्ट कंप्रेशन दिए हैं। यू हैव परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, ओपन द पर्सनस एयरवे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनुअल। आपको क्या करना है, 30 आपने चेस्ट कंप्रेशन दे लिए, ठीक है। उस पेशेंट को 30 चेस्ट कंप्रेशन दे लिए। उसके बाद में आपको उसका जो हेड है उसको टिल्ट करना है और चिन को खोलना है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हेड को नीचे और जो चिन है, ठीक है, इसको अपन को ऐसे लिफ्ट करना है। आगे बात समझ में आगे सर। पुट योर पाम टू पर्सन फोरहेड, अपना जो हाथ है पर्सन के फोरहेड पर रखो। फोरहेड पर रख रखा है फोरहेड पर, हाँ सर रख रखा है फोरहेड पर, ठीक है। फिर क्या करें सर, फिर आपको करना है जेंटली टिल्ट हेड बैक, जो हेड है उसको बैक में कर दिया। देन विथ योर अदर हैंड जेंटली लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड टू ओपन एयरवे, ठीक है। जो आपकी चिन है उसको फॉरवर्ड करना है, जो चिन है इसको अपन ने कर लिया सर, ये कर लिया, और जो एयरवे है वो ओपन हो गई, एयरवे ओपन हो गया, ठीक है। आगे क्या करें, अब हमें ब्रीथिंग का स्टेप काम में लेना है। ब्रीथ फॉर द पर्सन, दूसरे व्यक्ति के लिए आपको ब्रीथ लेना है। तो रेस्क्यू, जो भी सीपीआर कर रहा है, रेस्क्यू ब्रीथिंग कैन बी माउथ टू माउथ। अब देखो, ब्रीथिंग भी अपन 2 तरीके से दे सकते हैं, एक तो होता है माउथ टू माउथ, एक होता है माउथ टू नोज, ठीक है। मतलब कि आपका मुंह और उस पेशेंट का मुंह, माउथ टू माउथ, या फिर आपका मुंह और पेशेंट की नाक, ठीक है। 2 तरीके से अपन उसको ब्रीथ दे सकते हैं। इसकी भी कंडीशन है, इफ़ द माउथ सीरियसली इंजर्ड कांट बी ओपन, अगर उसका मुंह क्या है, इंजर्ड है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उसका मुंह क्या है, ओपन नहीं हो सकता, तो अपन माउथ टू नोज काम में लेंगे। नहीं तो अपन क्या है, माउथ टू माउथ कैसे करते हैं वो देख लो। विद द एयरवे ओपन, एयरवे जैसे ओपन होता है, पिंच योर नोस्ट्रिल सट, उसके नोस्ट्रिल है वो सट बंद कर दो, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग के लिए। एंड कवर द पर्सनस माउथ विद योर मेकिंग ए सील, आपको मतलब उसका मुंह ऐसे बंद करना है कि एक सील हो जाए, मतलब बिल्कुल पैक हो जाए, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, बिल्कुल एक तरीके से सील हो चुका है, ठीक है। नाक को बंद करना है नोस्ट्रिल से, ये देखो इसने नाक को बंद कर रखा है नोस्ट्रिल को। फिर क्या करना है, प्रिपेयर टू गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ, हमें उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। गिव द फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, जो ब्रीथ देनी है फर्स्ट 1 सेकेंड एंड वॉच टू सी, सबसे पहले हमने उसको ब्रीथ दी उसको फर्स्ट वाली। उसके बाद में हमको उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई उसका चेस्ट है वो राइज तो नहीं है, चेस्ट उसका मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, या फिर उसका चेस्ट ऊपर तो नहीं आ रहा। इफ़ डज राइज, अगर वो राइज कर रहा है, गिव द सेकेंड ब्रीथ, डज राइज। इफ द चेस्ट डज नॉट राइज, अगर उसका जो चेस्ट है वो राइज करता है, ऊपर आया, तो उसको सेकेंड ब्रीथ दो। और अगर नहीं कर रहा, इफ चेस्ट डज नॉट राइज, रिपीट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड देन
तो वापस से हमें क्या करना है, वही उसके हेड को वापस वही सेकेंड प्रोसीजर थी, जो सेकेंड स्टेप थी उसके अकॉर्डिंग वापस से वही प्रोसीजर करनी है। ठीक है, 30 चेस्ट कंप्रेशन, वापस से वही 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ठीक है, जो कि एक साइकिल होती है पूरी। बी केयरफुल नॉट टू प्रोवाइड टू मेनी ब्रीथ और टू ब्रीथ विथ योर टू मच फोर्स। ठीक है, ज़्यादा ब्रीथ उसको प्रोवाइड नहीं करनी, एटलीस्ट हमें 2 ब्रीथ उसको देनी है। रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन टू रिस्टोर सर्कुलेशन, उसके बाद में वापस से अपन को वही चेस्ट कंप्रेशन करना है, क्यों, उसका सर्कुलेशन रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद में क्या करें, कर लिया एज सुन एज एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED, अगर हमारे पास क्या है AED अवेलेबल है। AED क्या है, ये वाली चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है, वो शॉक देते ना, अगर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो फॉलो प्रॉम्प्ट, तो वो काम में लेना है एडमिशन 1 शॉक। सबसे पहले उसको एक शॉक देना है, शॉक दिया, शॉक देने के बाद में वापस से वो CPR में स्टार्ट कर देनी है, वही 2 मिनट्स के लिए, फॉर 2 more minutes बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड शॉक। जब तक कि हम उसको शॉक नहीं दे तब तक हमें वो काम में लेनी है। इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड टू यूज़ AED, अगर आपको AED मतलब कि ये चलाना नहीं आता, यूज़ लेना नहीं आता, ठीक है, तो वही आप वापस से क्या करोगे, या तो किसी से गाइड लोगे, ठीक है, नहीं लो तो आपको ये स्टेप है वो स्किप कर देनी है, ये काम में नहीं लेना। इसके बाद में डायरेक्ट आपको ये प्रोसीजर काम में लेना है, ये स्टेप। कंटिन्यू CPR अंटिल द, जब वापस से आप CPR देते रहो, वही पूरी प्रोसेस CAB वाला फॉर्मूला, जब तक कि उसके साइन ऑफ मूवमेंट नहीं हो। ठीक है, जब तक कि उसके चेस्ट है वो मूवमेंट ना करे, या फिर कोई इमरजेंसी मेडिकल पर्सनल उसको ना ले, यानी कि कोई दूसरी मेडिकल स्टाफ या कोई सर्विस वगैरह है, मेडिकल फैकल्टी, वो ना आ जाए। ठीक है, ये होता है CPR। अब आता है ट्रांजिशनल केयर, टॉपिक आता है आपके पास ट्रांजिशनल केयर। तो ट्रांजिशनल केयर क्या होती है, देखो ऊपर से अगर हम आपको नॉर्मल तरीके से समझाएं तो ट्रांजिशनल केयर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह लेके जाए, तो वो होता है ट्रांजिशनल केयर। द ट्रांजिशनल केयर रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूटी टू हेल्थ केयर ड्यूरिंग ए मूवमेंट फ्रॉम वन हेल्थ केयर सेटिंग टू अनदर या और टू होम, कॉल्ड ट्रांजिशनल केयर। या तो उसको हॉस्पिटल से घर लेकर जाए या फिर दूसरी हेल्थ केयर सेटिंग में लेके जाए, वो होता है ट्रांजिशनल केयर। केयर इन्वॉल्व व्हेन ए पेशेंट क्लाइंट लीव वन केयर सेटिंग, कब इन्वॉल्व होती है, जबकि कोई पेशेंट है वो एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या असिस्टेड जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है वो छोड़ता है, और छोड़ने के बाद में वो दूसरे में चला जाता है। ठीक है, वो ट्रांजिशनल केयर के अंदर आती है। अब स्पेसिफिकली ट्रांजिशनल केयर कब कब हो सकती है, तो इसके 4 हमारे पास पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, 4। देखो, विद इन सेटिंग, जब विद इन सेटिंग के अंदर ही हो, मतलब कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, प्राइमरी केयर टू स्पेशलिटी और इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, जब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेके जाए, मान लीजिए मेडिकल वार्ड से ICU में लेके जाए, तो वो ट्रांजिशनल केयर हो गई। दूसरा हो गया बिटवीन सेटिंग, 2 के बीच में, हॉस्पिटल टू सब एक्यूट केयर या क्लिनिक टू सीनियर सेंटर, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं PSC टू CSC रेफर करते हैं जिसको अपन, ठीक है, या हाई हेल्थ केयर सेंटर में, सीनियर में, अक्रॉस हेल्थ स्टेटस, क्यूरेटिव केयर, पैलिएटिव केयर, क्यूरेटिव केयर टू पैलिएटिव केयर में, हॉस्पिस टू पर्सनल रेजिस्टेंस टू असिस्टेड लिविंग में। ठीक है, अब पैलिएटिव केयर क्या होती है पढ़ेंगे हम। बिटवीन प्रोवाइडर्स मतलब कि एक जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर के पास। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ केयर या ट्रांजिशनल केयर आर अ सेट ऑफ एक्शन डिजाइन टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूटी, उसकी हेल्थ को वापस से आगे बनाए रखने के लिए काम में लिया जाता है। दिस शुड बी बेस्ड और कंप्रेशंस केयर प्लान ए वेल ट्रेंड पेशेंट ट्रीटमेंट गोल। ठीक है, मतलब कि पेशेंट के एक उसका गोल क्या होता है, एक तरीके से उसका गोल होता है कि पेशेंट को अपन अच्छा ट्रीटमेंट दे सके और आगे जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरे उसमें मूव करेगा तो उसका जो भी उसको प्रैक्टिशनर है वो वेल ट्रेंड होगा, वेल ट्रेंड उसको अवेलेबल और उसको फैसिलिटी वगैरह सब अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिशनल केयर, ये पॉइंट देख लेना आप, समझा दिया आपको। अब आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, तो इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, एक बार आप पढ़ें। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई इसमें समझाने का है नहीं भाई, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए पेशेंट से बात करने का। ठीक है, तो वही आप देखें एक बार, ये ना आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो ये आपका ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 11, MSN की यूनिट नंबर 11 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे।